सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो कक्षा 10-1 राजनीति विज्ञान और उसका टॉपिक है विधायिका पार्ट 2। विधायिका का पार्ट 1 हम कल के सेशन में कर चुके हैं। आज हम विधायिका पार्ट 2 करेंगे। विद्यार्थियों, कल आप सभी को हमने विधायिका का विस्तृत अध्ययन करवाया, जिसमें हमने आपको बताया कि जो विधायिका है वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 प्रकार से विभक्त की गई है। राज्य स्तर पर जिसके 2 भाग बताए हमने, विधानसभा और विधान परिषद, और ठीक इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमने संसद बताया। संसद के 2 सदनों का अध्ययन भी किया, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम सबसे पहले हमारा जो बाकी इस पाठ के अंदर जो पोर्शन बचा हुआ है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक समराइज करेंगे पूरे लेसन को एक साथ करने की, ताकि आप सभी को पूरी तरीके से वो बात समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं विधायिका का पार्ट 2, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक बचता है हमारा इस अध्याय के अंदर कि जो संसद है वो कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण करती है। संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण करती है। किस प्रकार नियंत्रण करती है। विद्यार्थियों, संसद कार्यपालिका पर, कार्यपालिका से यहां मेरा मतलब है कैबिनेट, और जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, जो बहुमत में है, उसके जो अपना शासन चला रही है, जो नीतियां बना रही है, जो कानून बना रही है, वित्त पर नियंत्रण है, उसकी पूरी गतिविधि पर संसद किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, ताकि वो कैबिनेट स्वेच्छाचारी ना हो सके, अपनी मन मर्जी से कानून ना बना सके। तो सर्वप्रथम हम इस बारे में जो इसके साधन हैं, किन किन साधनों का उपयोग करती है संसद। सबसे पहले बहस व चर्चा। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से जाहिर है बहस व चर्चा। संसद के अधिवेशन निरंतर चलते रहते हैं, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और जो भी सरकार अपने विधेयक प्रस्तुत करती है उसके ऊपर व्यापक रूप से चर्चा और बहस होती रहती हैं। यानी कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी दल हैं, वो सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के ऊपर खुलकर बोलते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं या उसके अंदर संशोधन की मांग करते हैं। ये जो बहस हैं वो निरंतर संसद का एक भाग है। आप सभी ने देखा होगा, संसद की कार्रवाइयां आपने देखी होंगी, लोकसभा और राज्यसभा की। उसके अंदर आपने वो दृश्य देखा होगा कि जिसमें किस प्रकार से संसद में व्यापक रूप से शोर शराबा भी होता है, हंगामा भी होता है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी करते हैं और जोर जोर से भी बोलते हैं। और उन सब का एकमात्र मकसद यही होता है कि वो अपनी बात को रख करके सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो भी उन्होंने प्रस्ताव किए हैं, उन प्रस्तावों का जनता को विरोध दिखाना, यानी कि जनता में ये संदेश दिखाना कि इस प्रस्ताव के अंदर ये खामियां हैं। तो सबसे पहले बहस व चर्चा, यानी कि जितनी ज्यादा बहस किसी विषय के ऊपर होगी उससे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और सरकार के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर, जो कार्यपालिका है उसके ऊपर नियंत्रण बना रहेगा। कार्यपालिका द्वारा कोई भी
ऐसा विधेयक, ऐसी चर्चा, ऐसा मसौदा नहीं लाया जा सकता जिसके ऊपर बहस चर्चा ना हो सके। तो सबसे पहले बहस और चर्चा के द्वारा संसद कार्यपालिका के ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है। इसके अंदर जो गतिविधि होती है उसका भी मैं आपको बताता हूं कैसे होती है। सर्वप्रथम यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, कानून बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि विधेयक किसे कहते हैं। विधेयक वो प्रारूप है, वो मसौदा है जो कि संसद में कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग पेश की जाती है, उसे विधेयक कहते हैं। जो भी विधेयक पेश किया जाता है उसके ऊपर संसद के दोनों सदनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श और बहस होती है। यानी बिना बहस और बिना चर्चा के, उसकी कमियों को बताए कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रश्न पूछना, संसद के सभी सदस्य, सांसद, मंत्रियों से उनके मंत्रालय, उनकी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ करके वो उनके मन में जो जिस प्रकार की शंका है, जो भी है, वो संसद के सामने प्रस्तुत की जाती है। यानी प्रत्येक मंत्री भी इस मामले में पूरी तरह से सजग रहता है कि अपने द्वारा पेश किए गए मसौदे में, विधेयक में किसी प्रकार की ऐसी सामग्री का समावेश ना हो जिसके पास उसका उत्तर ना हो। यानी यदि उसके मन में ये, माइंड में ये रहता है कि यदि किसी सांसद ने मुझसे इस बारे में कोई सवाल किया तो मुझे क्या उत्तर देना है, तो इसके लिए, प्रश्न पूछने के लिए भी भारतीय संसद में कुछ समय निर्धारित किया गया है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नकाल जब संसद की कार्रवाई आरंभ होती है, चाहे राज्यसभा की है, लोकसभा की है, जो कार्रवाई 10 बजे आरंभ होती है तो प्रश्नकाल का समय 12 बजे तक निर्धारित होता है। संसद में जो प्रश्नकाल है वो 10 बजे से 12 बजे तक। यहां ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान जब प्रश्नकाल है संसद के दोनों सदनों में, उस समय सांसदों की जो संख्या होती है, जो उपस्थिति होती है, वो सर्वाधिक होती है। क्योंकि इस प्रश्नकाल में जब सांसद प्रश्न पूछता है तो उस मंत्रालय के मंत्री का उपस्थित होना जरूरी होता है, क्योंकि संबंधित मंत्री को उस प्रश्न का उत्तर उसी सदन में उसी वक्त प्रश्न पूछते ही उसका उत्तर प्रस्तुत करना होता है। ये होता है प्रश्नकाल। यहां थोड़ी सी बात और बताऊं कि जो प्रश्नकाल है उसमें सीधे ही प्रश्न नहीं उठाए जाते। पहले प्रश्नों को लिख करके लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष तक पहुंचाया जाता है, उन्हें क्रम प्रदान किया जाता है और उन्हें एक निर्धारित समय बताया जाता है कि इस दिनांक को, इस टाइम फला सांसद इस मंत्री से ये प्रश्न पूछेगा। तो ये एक निर्धारित कार्यक्रम है प्रश्नकाल, जिसमें सांसद संबंधित किसी भी विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछकर उस विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा या आलोचनात्मक संबंधी प्रश्न वो पूछ सकता है। तो इस प्रश्न पूछने से भी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रहता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक इस अवधि को शून्यकाल का नाम दिया गया है, शून्यकाल के नाम से बुलाया जाता है। इस काल में भी सांसदों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है, प्रश्नकाल में जब सांसद पूछता है तो संबंधित मंत्री की उपस्थिति में पूछा जाता है
और उसको उत्तर उसी वक्त प्रदान किया जाता है। शून्यकाल में ऐसी बाध्यता नहीं है, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसदों द्वारा जनता हित से संबंधित मसले उठाए जाते हैं। उनके ऊपर हो रहे किसी अत्याचार के, राशन वितरण की समस्या है, या सरकारी संस्थाओं में किसी प्रकार का काला बाजार की बात है, या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई चर्चा है, या कहीं कोई ऐसी गतिविधि है जिसका ध्यान माननीय सांसद संसद के सामने ला करके बताना चाहते हैं, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी अपने उस प्रस्ताव के माध्यम से संसद का ध्यान उस संबंधित समस्या की ओर आकर्षित कर सकते हैं, ताकि वो कैबिनेट उस समस्या को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। यानी विपक्षी दलों का भी पूर्ण रूप से कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसद के सभी सदस्य इस शून्यकाल के अंदर अपने जो भी उनकी क्यूरी बनती है, जो भी उनके प्रश्न होते हैं किसी भी मंत्रालय से संबंधित या भारत में हो रही किसी घटना विशेष को संसद के सामने प्रस्तुत करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला करके वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अब हमारा काम हो गया बहस, और एक पॉइंट्स बन गया बहस और चर्चा, जो कि विधेयक के ऊपर भी होती है और सामान्य दिनों में भी प्रश्न पूछ करके जो प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी संसद सदस्य कार्यपालिका के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। दूसरा, कानून को स्वीकार अस्वीकार करके संसद में जब भी सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसके ऊपर जो अंतिम चरण है जिसमें मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस मतदान की प्रक्रिया के दौरान यदि सांसद जो भी हैं हमारे, चाहे राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, और उनको ये लगता है कि ये संबंधित जो कानून बनाया जा रहा है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, ये हमारे भारतीय जनता के अनुकूल नहीं है, तो वो बहस और चर्चा में भाग लेते हुए अंतिम अपने उस चरण में उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं मतदान के दौरान। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब लोकसभा में पारित किसी बिल को राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होने के कारण भी वो अस्वीकृत हो चुके हैं। तो यहां भी जो संसद है वो कैबिनेट के द्वारा प्रस्तुत बिलों को अस्वीकृत भी कर सकती है और स्वीकृत करके भी अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर सकती है। तीसरा पॉइंट, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण यानी कि फाइनेंस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल। इस अवस्था में जब सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, उसके संबंधित वित्त मंत्री के द्वारा विभिन्न जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है, या कोई नई ऐसी योजना लाई जाती है जो इसमें वित्त का मामला संबंधित होता है, उन सब पर भी जो संसद है, जो हमारी विधान पालिका है, वो कार्यपालिका के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। आप सभी जानते हैं कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, सभी पार्टियां अपना अपना विचार व्यक्त करती हैं और उस बजट को जनता के पक्ष में है या जनता के विरोध में है, इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है, जिससे जनता को भी पता चलता है कि हाँ, इस बजट के अंदर लाभदायक बजट है या
आम नागरिक के लिए नुकसान वाला बजट है। और विपक्ष यदि मजबूत है, उसके सदस्य संख्या ज्यादा है, तो वो सरकार को बाध्य भी कर सकते हैं, कैबिनेट को बाध्य भी कर सकते हैं कि इस बजट के अंदर ये संशोधन किया जाए, या जो आपने प्रस्तुत किया है इसके अंदर इस प्रकार का संशोधन किया जाए। इस प्रकार की गतिविधि ला करके भी कार्यपालिका के ऊपर संसद जो हमारी विधान पालिका वो विधायिका है वो नियंत्रण रखती है। और चौथा है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है अविश्वास। इसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब मैं आपको समझाऊं कि यदि केंद्र में या राज्य में कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपनी सरकार बनाकर चला रही है और विपक्षी दलों के द्वारा अध्यक्ष को ये मैसेज किया जाता है, ये समाचार दिया जाता है कि जो इस समय सरकार सत्तारूढ़ है, प्रशासन चला रही है, इनके पास व्यापक रूप से बहुमत नहीं है, ये अपना बहुमत खो चुके हैं, हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है, तब अध्यक्ष की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर व्यापक चर्चा होती है। अंत समय में मतदान करवाया जाता है। यदि सरकार के पास बहुमत निकल आता है, सरकार अपना जो पद है उसको बचाने में कामयाब हो जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। और यदि विपक्षी पार्टी जो विपक्ष की जो दल हैं उनके पास ज्यादा बहुमत निकल आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। उस अवस्था में पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। यानी सरकार, यदि कोई सरकार अपने पूर्ण अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के साथ आती है, उस अवस्था में तो उस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आप सभी को ये ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि 1989 से पहले एक ही पार्टी की, एक ही दल की सरकार सत्ता में थी, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से बहुमत में आती रही थी। लेकिन 1989 के बाद ये पैटर्न बदला। उसके पश्चात किसी भी एक राजनीतिक दल को व्यापक रूप से बहुमत नहीं मिला और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे राजनीतिक समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ते हैं और पार्टी की अपनी एक संयुक्त सरकार बनाते हैं। उस अवस्था में यदि किसी राजनीतिक पार्टी की मंशा अंतिम समय में बदल जाती है, तो उस सरकार को हमेशा अविश्वास प्रस्ताव का खतरा बना रहता है। यानी गठबंधन की राजनीति में या गठबंधन की जो राजनीतिक हैं उसके अंदर हमेशा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी सहायता से, जो साधन है जिसकी सहायता से कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण कायम रहता है। उसको स्वेच्छाचारी, उसको अपनी मनमर्जी से कार्य करने की अनुमति विधायिका प्रदान नहीं करती है। इसके पश्चात एक छोटे से 2-3 टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं। कई बार आपने समाचारों में सुना होगा कि संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। क्या होता है ये बहिष्कार? जब सत्तारूढ़ पार्टी की किसी विचारधारा से
किसी विधेयक से चर्चा में भाग लेते समय जब विपक्षी दल अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, उस संबंधित मसौदे से असहमति जताते हैं, उस अवस्था में वो सदन से वॉक आउट कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वॉक आउट कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उसे ही सदन का बहिष्कार कहा जाता है। और फिर क्या होता है, जो सदन की जो कार्रवाई होती है सदस्यों के अभाव में उसको स्थगित करना पड़ता है। ये है आपका बहिष्कार। एक शब्द और है आपके इस पाठ में, कोरम। या गणपूर्ति। इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250। क्या हर वक्त हर समय इतने सदस्य सदन में मिलेंगे? नहीं। तो फिर कितने सदस्य होने चाहिए कि सदन की कार्रवाई शुरू की जा सके? एक सदस्य संख्या निर्धारित की गई है भारतीय संविधान में कि इतने सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी सदन में कार्रवाई की जा सकती है। यदि इससे कम होंगे तो सदन में कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो क्या है कि प्रत्येक सदन के जो सदस्य संख्या है, लोकसभा के 545, राज्यसभा के 250, जो सदस्य संख्या है उसका 10% और उसी के अंदर इसके अध्यक्ष को भी मिला करके, यानी कि लोकसभा प्लस अध्यक्ष, उसका भी वोट माना जाता है 10% सदस्य उपस्थित होंगे, उसी को कोरम या गणपूर्ति का नाम दिया गया है। लोकसभा में हमें चाहिए 54.5 बनते हैं, यानी 45 नहीं 54 54 55, और राज्यसभा में भी हमें चाहिए 25, यानी इतने मेंबर सदन में मौजूद होंगे लोकसभा के, तभी लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठेगा। राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी सभापति अपनी सीट पर बैठेगा, नहीं तो कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। एक और थोड़ा सा प्रोसेस है, यदि ऑफिशियल्स को यह लगता है कि अभी गणपूर्ति पूरी नहीं हुई है, कोरम पूरा नहीं होता है, तो एक सिंबल के रूप में एक घंटी बजाई जाती है, ताकि सदस्य यदि कहीं नजदीक में हैं तो वो आए और ताकि कोरम पूरा हो सके। लेकिन यहां बताना ये जरूरी समझता हूं कि यदि कोरम पूरा नहीं होगा तो सदन की कार्रवाई आरंभ नहीं होगी। तो ये तो हमारा पूरा जो अब तक का विधायिका का जो चैप्टर था वो यहाँ पर लगभग अपना संपूर्ण हो चुका है। अब मैं आपको पूरे पाठ का जो रूपरेखा है वो एक बार मैं पुनः आपको संक्षेप रूप में पूरा समझा देता हूं, ताकि आपका जो कल जो आपने पिछले सेशन में जो पढ़ा है उसके और वो ध्यान में आकर के पूरा एक साथ एक चैप्टर आपको क्लियर दिमाग में हो जाए। इसके साथ साथ एक पॉइंट और बचता है, मैं आपको बताऊं, संसदीय समितियां। संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मदद के लिए बहुत सारी संसदीय समितियों का गठन किया गया है, जिसका एकमात्र ध्येय यही है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी मदद करें, उसे सहयोग दें, उसे सुझाव दें, और उसको किसी भी मसौदे का विस्तृत रूप से अध्ययन करने में ये संसद समितियां बेहद लाभदायक होती हैं।
और इनके अगर यदि हम इनके लाभ देखना चाहें, इनके लाभों का अध्ययन करना चाहें, तो उसमें सर्वप्रथम है कि ये इससे संसद के जो विधायी कार्य हैं, संसद के जो विधायी कार्य हैं का मूल्यांकन करती हैं। ये यहां मूल्यांकन से मतलब ये है, जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका ड्राफ्ट सर्वप्रथम संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनमें से किसी एक के पास भेजा जाएगा। वो समिति इसका अध्ययन करेगी, ये देखेगी क्या ये विधेयक संसद के औचित्य के लिए सही है, संसद में इसको पेश किया जाना है। यदि ये संसदीय समितियां ये मानती हैं कि हाँ ये जरूरी है और इसको पेश किया जाना चाहिए, तो वो संसद में पेश किया जाएगा। यानी सभी प्रकार का विधायी कार्यों का मूल्यांकन है वो ये संसद की समितियां पहले ही कर लेती हैं। और गहन विचार विमर्श होता है इन समितियों में, गहन विचार विमर्श होता है क्योंकि इन समितियों में विशेष रूप से एक्सपर्ट, किसी विषय के जानकार सांसद और अधिकारियों की एक टीम होती है, विचार विमर्श, जो कि उस संबंधित विधेयक और ड्राफ्ट के ऊपर पूर्ण रूप से गहन चर्चा या विचार करते हैं। और इसके कारण ही जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, पूरा समय दिया जाता है, जिसके कारण कोई भी गलत विधेयक, जो असंगत विधेयक है, वो संसद में पेश नहीं हो सकता। और इससे क्या है, संसद का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है, संसद का कार्यभार कम हो जाता है। क्योंकि जितनी भी चर्चा की जानी होती है वो सारी की सारी इन समितियों के माध्यम से पहले ही पूरी हो चुकी होती है। जितने डाउट्स होते हैं वो पहले क्लियर हो चुके होते हैं, उसके बाद ही संसद में इसको पेश किया जाता है। इससे जो संसद का जो कीमती समय है उसकी पूर्ण रूप से बचत होती है। और पांचवा, ये संसदीय समिति सुझाव देती है। जब किसी विषय के ऊपर सदन के किसी पार्ट्स को, किसी मसले के ऊपर डाउट्स है, कोई संदेह है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, उस अवस्था में ये संसदीय समितियां संसद को सुझाव देती हैं, जो कि एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो संसदीय समितियों का जो गठन किया गया है विधायिका के तहत, ये भारतीय संसद को कितना मददगार होती हैं। संसद के विधायी कार्यों का मूल्यांकन करती हैं, गहन विचार विमर्श का कार्य करती हैं, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं होने देती, संसद का इससे कार्यभार कम हो जाता है। और संसद को जब जरूरत होती है संसद के किसी सदन को, तो ये अपना कीमती सुझाव भी देती हैं। अब हम अपने पूरे पाठ को समराइज करेंगे। समराइज करने के लिए सबसे पहले हमने विधायिका का अध्ययन किया। विधायिका सरकार का एक अंग है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद, राज्य स्तर पर
विधानमंडल संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के भी 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद, यहां ये मैं बताना जरूरी समझता हूं कि पूरे भारत में 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया गया है। 6 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधान को अपनाया गया है। द्विसदनीय का मतलब यह है, द्विसदनीय विधानमंडल का, कि यहां पर 2 स्तरीय विधानमंडल है, द्विसदनीय, जिसके विधानसभा और विधान परिषद। इतना, इसके साथ साथ द्विसदनीय के लाभ भी हमने डिस्कस किए थे। 2 सदन होने से क्या लाभ हैं? सबसे पहला, कार्यभार कम हो जाता है। दूसरा, समस्त समूह का अध्ययन हो सकता है। और तीसरा, इससे क्या होता है, दूसरे जब सदन में है चर्चा का अवसर अधिक मिलता है। अधिक मिलता है। इसके साथ साथ हमने ये भी अध्ययन किया था कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। बहुत ही समराइज तरीके से मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यकाल 5 साल, सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। पूरे भारत में लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित क्षेत्रों से, 2 एंग्लो इंडियन। इसी प्रकार इधर देखेंगे, ये हमारा उच्च सदन है। यहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो हमारे विधानसभा के चुने हुए एमएलए हैं वो हमारे लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है।
ये स्थायी सदन है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर। सदस्य के लिए आयु चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। सदस्य संख्या 250 और इसमें 238 प्लस 12 238 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से और 12 इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कलाकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, सामाजिक सेवा करने वाले, यानी किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये हमने लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन किया था, आप सभी को दोबारा रिवाइज करवाया गया है और कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको अभी रिवाइज करवा देता हूं। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कानून का निर्माण कैसे होता है। इसमें भी हमने आपको यह समझाया था कि कानून का निर्माण उस ड्राफ्टिंग कमेटी को विधेयक कहा जाता है। विधेयक सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और निजी विधेयक वो जो आम सांसद के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको जो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, केवल वित्त विधेयक को छोड़ करके वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसको भी विभिन्न चरणों से गुजर करके फर्स्ट स्टेप में उसके ऊपर चर्चा होती है, दूसरे में वाद विवाद होते हैं, फिर उसके पश्चात मतदान होता है, मतदान के पश्चात दूसरे सदन को भेजा जाता है, वहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, व्यापक विचार विमर्श होता है, मतदान होता है और यदि वहां पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास उसको सिग्नेचर के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करने के पश्चात वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने विधायिका का जो अध्ययन किया है, विधायिका क्या कार्य करती है, सारा का सारा हमने आज रिवाइज भी किया है। अपने दोनों सेशंस के माध्यम से कोशिश की है कि आप सभी इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की उसका अध्ययन करें। और यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स हैं, कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। जय हिंद, जय भारत।